हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कहते हैं किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उद्योग धंधे होते हैं, लेकिन लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान उद्योगों को ही हुआ है। उद्योग बंदी और फिर मजदूरों का पलायन, यानी दोहरी मार। लेकिन अब सरकार की कोशिशों के बाद ये उम्मीद सरकार कर रही है कि उद्योग धंधे पटरी पर लौटेंगे। लॉकडाउन के चलते उद्योगों पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी योजना तैयार कर ली है। सीएम मनोहर लाल ने कई उद्यमियों से बात की, उन्हें भरोसा दिया कि सरकार प्रदेश में उद्योगों के पहिए नहीं थमने देगी। खासकर लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम को, जिन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सीएम ने उद्योगों से जुड़े 100 से ज्यादा उद्यमियों से बात की, उनकी समस्याओं का समाधान किया और भरोसा दिलाया कि सरकार को उनकी चिंता है। इसके बाद सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और सरकार के फैसले के बारे में बताया। हमने MSME जो अपना उद्योग है उसकी ओर ध्यान दिया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयां MSME की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीजें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा MSME उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। मजदूरों के पलायन के चलते कई उद्योग पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गए थे। श्रमिकों की कमी के चलते इनका फिर से शुरू होना लगभग असंभव सा हो गया था, लेकिन सरकार के प्रयासों से अब पलायन कम हो गया है। सीएम ने कहा कि अब मजदूर वापस नहीं जा रहे, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमें पिछले दिनों में जैसा जानकारी है कि हरियाणा से बहुत से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। जब से MSME को शुरू करने की हमने बात कही, तब से ये संख्या कम होने लगी और हमारा उद्योग शुरू होने लगा। लोगों ने पलायन करने की जो बात थी उसको कम करना शुरू किया है और अब इस समय श्रमिक और हमारा MSME का उद्योगपति ये मिल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी ये अपने काम में लग गए हैं। अभी 24 लाख कर्मचारी कुल हैं, आधे से अधिक हमने पार किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो ये मजदूर बंधु हैं ये इसके अंदर रुकेंगे। मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूंगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। प्रदेश के उद्योगों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सभी उद्योगों की सरकार को चिंता है। सीएम ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारा जो करनाल और कुरुक्षेत्र का चावल उद्योग है, पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जींद और पंचकुला की हैचरी इंडस्ट्री है, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री है, करनाल और बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, इनका भी अपना महत्व है। हरियाणा की ये सब शान है। इनको आगे बढ़ते हुए और हम सब लोग देखना चाहते हैं किसी प्रकार की कठिनाई सरकार की ओर से नहीं आएगी, बल्कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये लोग आगे बढ़ें। कोरोना के चलते कई कंपनियों का चीन से मोह भंग हो गया है। कई सारी कंपनियों ने भारत में रुचि दिखाई है, जिसके बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कंपनियों को हरियाणा आने का न्योता दिया गया है। वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए उन्हें बेहतर वातावरण दिया जाएगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने देश में जो हमारा 2014 में 16वां स्थान था, उसको हमने सुधारा है, ठीक किया है और अब हम तीसरे स्थान पर पायदान पर आकर खड़े हुए हैं। हमने देश के अंदर अपना स्थान अच्छा बनाया है। इसलिए जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है, वो हरियाणा में आना चाहता है और हरियाणा में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने उनके लिए अपनी सब रास्ते बनाए हुए हैं। जो कठिनाइयां उनको दूर करने के लिए हमने सारी बातें उनसे जो की हैं। 60 कंपनियों ने हरियाणा में अपनी जो रुचि दिखाई है, उनके लिए
हम लोग तैयार हैं। सीएम ने प्रदेश के उद्योगपतियों और जनता से संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की अपील की है। सीएम ने कहा कि सभी सहयोग करेंगे तभी इस संकट से निकला जा सकता है। हम लोग सब, जो कि संकट बड़ा है, इस बड़े संकट में हमारा पूरा प्रदेश की पूरी जनता, मेरा उनसे आह्वान है कि इसमें से निकलने के लिए सब लोग इसमें सोचें, सब लोग विचार करें, एक दिशा में चलें और एक परिवार की भावना से हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। चाहे वो उद्योगपति है, चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे इस कोरोना की मुक्ति से अपने प्रदेश को यानी एक प्रकार से सहयोग करना है और इससे मुक्ति पानी है। हर एक व्यक्ति उस ओर काम करे। दरअसल हरियाणा में 20 लाख से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेश के विभिन्न ट्रेड में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में उद्योग बंदी के कारण मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। मजदूर अपने घर वापस जाने लगे और उद्योगों पर पूर्ण रूप से बंद होने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई उद्योगों को चलाने की अनुमति मिल गई। मजदूर काम पर वापस आ गए। सरकार की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया कि मजदूर वापस न जाए, जिसका असर ये हुआ कि प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में छोड़कर अपने घरों को नहीं जा रहे। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में सीएम के दिलाए इस भरोसे का और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर वापस आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया के लिए संकट का सबसे बड़ा कारण है और ऐसे में पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। उद्योग धंधे बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं। जितना हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कुछ जगहों पर वो हो रहा है आईटी कंपनीज में, लेकिन प्रोडक्शन वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि प्रोडक्शन को शुरू किया जाए, इकोनॉमी को पटरी पर लाने की दिशा में कुछ कोशिशें की जाएं। लेकिन कोरोना के इस काल में सब कुछ पूरी तरह से खोल देना भी खतरनाक हो सकता है, खौफनाक हो सकता है और पूरी तरह से बंद रखना भी उतना ही डेंजरस है, उतना ही खतरनाक है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन रुक जाएगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, सामान नहीं बनेंगे, तो हर तरह की दिक्कत होगी। ऐसे में आज चुनौती सबसे बड़ी यही है, न सिर्फ हरियाणा में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां जहां कोरोना संकट है, सबसे बड़ी चुनौती वहां यही है कि भाई किसी तरह से इकोनॉमी को पटरी पर बनाए रखने की दिशा में कुछ न कुछ काम किया जाए। ऐसे में आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हरियाणा की सरकार के सामने चुनौतियां क्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर आज सामने आए, उन्होंने उद्योगपतियों से भी बात की, उन्होंने बहुत कोशिश की, मजदूरों को भी आज एक तरह से संबोधित करते हुए कहा है, यकीन दिलाया है कि हरियाणा में ख्याल रखा जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सोमवीर आर्या जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। राज गुलिया साहब मार्केट एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर मनीष गौतम हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा के ही हैं, करनाल से बिलोंग करते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनीष जी, आप ही के साथ शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये मानकर हम चल रहे हैं कि हिंदुस्तान बाकी मुल्कों से बेहतर कर रहा है। आप जब वहां बैठ के हिंदुस्तान को देखते हैं, सरकार की रणनीति को देखते हैं, अब तक जो आंकड़े आए हैं उनको देखते हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसको सही दिशा में जाता हुआ मान रहे हैं? तो गौरव जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अपने प्रदेश वासियों को भी नमस्कार करता हूँ। मेरे परिवार है, फैमिली है, वहाँ पर मित्रगण है। तो बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा में जो नंबर बढ़ रहे हैं पूरे भारत में अभी पिछले 1 या 2 हफ्ते से थोड़ा चिंता का विषय बन गया है। पिछले हफ्ते मैं एक टेली कॉन्फ्रेंस में था, मिस्टर चौबे जी अपने ऑनरेबल मिनिस्टर है, सीडीसी के डायरेक्टर थे, एनसीडीसी के, आईसीएमआर के, तो उस पर थोड़ी चर्चा हुई भारत की रणनीति पे, आगे क्या होगा, कैसे कोरोना वायरस को डिफीट किया जाएगा। तो एक सिंपल सी एनालिसी लेकर मुझे लगता है ये अभी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग है। पहली इनिंग में
अच्छा किया है। शुरू में लॉकडाउन जल्दी लगाकर पूरी दुनिया में तारीफ हुई है और बाहर के विकसित देशों को इससे कुछ सीखने को मिला है कि जल्दी लॉकडाउन करने का जो स्टेप था भारत सरकार ने बहुत अच्छा था और उसका फायदा हुआ है। अब तक बहुत बड़ी सीख आ जाती अगर वो स्टेप ना लिया जाता। तो अब पाई है दूसरी इनिंग की। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो सब देशवासी है, जो लोग हैं हमारे हरियाणा वासी, वो डट के फील्डिंग करें और अपने बॉलरों का समर्थन करें। जो बॉलर हैं वो हमारे काबिल नेतागण हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। अब टाइम है उनको बाउंसर पे बाउंसर मारने का, पर एक समर्थन जनता का चाहिए, प्रदेशवासियों का चाहिए कि इस घड़ी में जो मुश्किल की घड़ी है, जो अभी इतना जो संक्रमण फैल रहा है, उसमें आप कैचेज नहीं ड्रॉप करेंगे। चैलेंजेस आएंगे, सबको मिलकर चलना पड़ेगा, धैर्य से चलना पड़ेगा। जो पहले स्टेप लिए हैं भारत सरकार ने, उन पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी जो चैलेंजेस का, चुनौतियों का समय है, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, जनता है, वो उसका अलग सेटअप है, उसका दायरा ही अलग है, अलग चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों को सामने देखते हुए मैं एक गुजारिश करूंगा सबसे, पूरे देशवासियों से, खासकर हरियाणा वासियों से, कि अभी जो लॉकडाउन में थोड़ा रिलीज हुआ है, लॉकडाउन अभी कम हुआ है उसके मेजर, आपको अब भी और अब सबसे जरूरी है कि आप अपना सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। अभी भी सरकार की, डॉक्टरों की, साइंटिस्ट लोग हैं, आपके हित में निर्णय ले रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इस घड़ी में कोई आपके अनहित में निर्णय लेगा। तो आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य करना पड़ेगा। और जिन लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें घर में रहना पड़ेगा। अगर आपकी रोजी रोटी, आपका जीवन बाहर जाने पर निर्भर है तो ठीक है, आप जाइए। तो बहुत सी जनता है, उन्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी पे आज डॉक्टर मनीष हम चर्चा करेंगे कि बाहर जाना और रोजगार जो है उनको पटरी पर लेकर आना, नेहरा साहब, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। और न सिर्फ सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, बल्कि वो लोग जो बाहर जाएंगे उनके लिए भी चुनौती है, क्योंकि खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। देखिए पांडे जी, अरविंद सुब्रमण्यम जो विख्यात अर्थशास्त्री हैं भारत के, तो उन्होंने एक बात कही काफी दिन पहले लॉकडाउन के चलते कि दो रास्ते हैं भारत की जनता के आगे, या तो भूख से तिल तिल करके मरे, या फिर वो कोरोना की दर्दनाक मौत से मरे। तो विकल्प आपको चुनना है, आप क्या चाहते हैं। तो उनकी बात काफी हद तक जायज है। तो ये सरकार को देखना है, नागरिकों को देखना है कि उनको क्या मॉडल अडॉप्ट करना है। अब रही बात ये है कि सरकार का और लोगों का भी बिना पैसे के गुजारा नहीं हो सकता, पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो वायरस है, ये इतना तेजी से फैलता है, इतना तेजी से असर दिखाता है कि उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। हम अगर हरियाणा की बात करें, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा की स्ट्रेटजी की बात करें तो हरियाणा को खुद के बारे में ही नहीं पता। आज जैसे मैं जो कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री की, वो देख रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि हरियाणा से श्रमिकों का पलायन रुका है। लेकिन आज जो गुड़गांव लोक संपर्क विभाग से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, तो उसमें दो डाटा मेरे सामने आए कि एक तो 98 बसें उत्तराखंड गई हैं श्रमिकों को लेकर गुड़गांव से, जिसमें 3531 मजदूर गए हैं यहां से, और दूसरी है 45 बसें गई हैं उत्तर प्रदेश में और 1200 मजदूरों को लेके गई हैं यहां से। लोक संपर्क विभाग हरियाणा ये कह रहा है कि श्रमिक भेजे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया गया है। तो विरोधाभासी जो बातें हैं वो बड़ी अजीब सी लगती हैं इस माहौल में। नहीं, वो जो कह रहे थे उसमें एक डाटा भी उन्होंने दिया है कि नहीं, देखिए 13 लाख लोग अपने काम पर लौटे हैं। अगर काम पर लौटे हैं तो इसका मतलब वो गए नहीं। सुनिए, एक मेरी बात है कि उन्होंने अभी तक कोई भरोसा दिया नहीं है। दूसरी बात, मैं जहां तक, आप मेरी पूरी बात तो सुने। हरियाणा सरकार ने काफी पहले जोन डिसाइड कर दिए थे, मेरे ख्याल से उसको बात होगी 14-15 दिन की।
उसमें 3 जोन डिसाइड हुए थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, जिसमें रेड जोन में 2 जिले थे, आपको ध्यान हो। पहला तो था फरीदाबाद और दूसरा था सोनीपत। और जो ग्रीन जोन थे, जहां पे कोई मामला नहीं था, वो थे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ थे। हाँ। आज के दिन भी हरियाणा की वेबसाइट पे ये 3 ही जोन चल रहे हैं। और हकीकत क्या है कि गुड़गांव 142 केस के साथ पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहा है, वो ऑरेंज जोन में है। और जबकि जो रेड जोन में है, सोनीपत में 89 केस है जो दूसरे नंबर पे है, और फरीदाबाद में 88 केस हैं, वो रेड जोन में है आज भी। तो इनके देखिए दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं। इसका मतलब आप डिसीजन नहीं ले रहे फटाफट, भाई आप रोजाना की बजाय घंटों के हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक ब्यूरोक्रेसी इस दिशा में नहीं सोचेगी कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लॉकडाउन है इसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। अब रही बात एक और कि टेस्टिंग बढ़ाए सरकार, नहीं उस पे आएंगे। आज बेसिकली हम अर्थव्यवस्था को लेकर जो सरकार की कदम, वही तो। हाँ। जब तक मजदूरों की टेस्टिंग नहीं होगी आप कैसे शुरू करोगे? ठीक है, राजगुलिया साहब, क्या करना होगा इस वक्त? और हरियाणा में या पूरे देश में हम देख रहे हैं पार्शियली आपने परमिशंस दी हैं कि आप कुछ कुछ चीजें शुरू कर सकते हो, इतने % लोगों के साथ शुरू करो, अगर कम लोग हैं तो उनके वहीं रहने खाने की व्यवस्था करो। तो आपको लगता है ये सही दिशा में ठीक स्टेप है या इसको और पूरी तरह से खोल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए गौरव जी, ये जो मारामारी है जो ये वर्ल्ड में चल रही है, अब इसका एक ही इलाज है कि लोगों को इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। ये हाइजीन फैक्टर की बीमारी है, आप जितना इस हाइजीन फैक्टर अपनाओगे उतना आप इससे दूर रहोगे। और गवर्नमेंट बहुत अच्छा कदम उठा रही है। अचानक लॉकडाउन नहीं खोल सकते, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग अगर हरियाणा के रोड पे आ जाएंगे तो एकदम नहीं संभल पाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि वो फेजेस में खोल रहे हैं, और फेजेस वो हैं जहाँ पे आपका ट्रैफिक बहुत कम है, तो इन्होंने वैसा खोला है। अभी अगर आप बात करें तो एक वीक के अंदर जो हमारी हरियाणा की सरल गवर्नमेंट जो साइट है उस पर लाखों एप्लीकेशन थी, और 3 दिन के अंदर काफ़ी इन्होंने अप्रूवल्स दी है। और धीरे धीरे मानेसर में अगर हम बात करें, हमारे आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें काफ़ी फैक्ट्रियाँ शुरू हुई हैं। मैंने आज भी देखा कि मार्केट में कि लोग पालन कर रहे हैं, कार में भी जा रहे हैं तो आगे पीछे बैठ रहे हैं, बसों में भी काफ़ी स्पेस है, कंपनीज ने बसेस भी चलाई हैं। तो ये एक मात्र ही जरिया है हमारे देश के पास, और इसी के हिसाब से धीरे धीरे हमें कंपनीज खोलनी पड़ेगी, हमें अपने काम करने पड़ेंगे और हमें आदत डालनी पड़ेगी। ये जैसे प्रधानमंत्री ने कहा और बहुत लोगों ने कहा कि हमारा जो वर्क कल्चर है जो पुराने सालों से चलता आ रहा था, वो अभी कोरोना की वजह से पूरा चेंज होगा। हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। क्योंकि आप देखें कि हमारे आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी में इतना फर्क एकदम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था। बट इंडियन जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है उसको अडॉप्ट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो हमारे पास वैसे घरों में सुविधाएं नहीं है, इंटरनेट की हो गई या फिर हमारा कल्चर नहीं है, हमें वो आदतें नहीं है। अगर आज भी हम बात करें तो हमें बहुत दिक्कतें आएगी उस चीज को अपनाने में। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे केस बढ़ेंगे, क्योंकि हम जब सड़क पे आएंगे तो हमारी जो आदतें हैं जो 20-25 साल पुरानी वो एकदम नहीं बदलेंगी। ठीक है सोमवीर जी, क्या सरकार के तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो सरकार दावे कर रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, खास तौर से मजदूर ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मजदूरों को रोकने के लिए, उनका पलायन कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि भाई हम सबका ख्याल रखेंगे, मजदूरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट हैं आप? देखिए गौरव जी, ऐसा है कि पहले जो वर्षन आया तो वो ये था कि जो जहां है वहीं रहे। ठीक है जी, गौरव जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहे सर। हेलो, हाँ गौरव जी, पहला तो सबसे बढ़िया तो ये था कि पहले ये था जो जहां रहे, जो जहां है वो वहीं रहे, और सरकारों को चाहिए था कि उनका प्रॉपर रहने का, खाने का उचित प्रबंध करे।
और वो कुछ पार्ट लीक किया भी गया और कुछ लोग वहां से पलायन भी कर गए। उस वक्त भी वो कोशिश में थे, अब भी थे, वो उस टाइम भी पहुंच गए थे बॉर्डर्स पे, यूपी के, राजस्थान पे। तो उसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि यहाँ अनसर्टन है कि भाई काम है नहीं, सारा दिन पड़े रहना है, तो जैसे तैसे करके अपने घरों में पहुंच जाए। तो वो लोग घरों की कोशिश में थे और वो पलायन करके, उनका अपना ह्यूमन साइकोलॉजी, उनकी बात भी ठीक थी। और सरकार ने भी कुछ कमियां सरकार की रही है और दूसरी एनजीओ वगैरह ने भी काफी हेल्प की, दूसरी जो संस्थाएं थी उनकी, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाया। और दूसरा उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया कि भाई हम यहाँ रहेंगे तो हमें यहाँ ठीक ठाक व्यवहार होगा हमारे साथ। और वो एक बेरोजगार टाइप हो गए तो अपने आप में बोर होने लगे, उनकी साइकोलॉजी गांव की तरफ चलो। अब सवाल ये है कि अब जैसे ग्रीन जोन है, इसमें एक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन उनको पालन करते हुए अगर हम काम करते हैं तो मजदूरी जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन 60% या 10-20% ज्यादा पलायन करके गए थे। और अब यहाँ पे 1/3 का अलाउ किया है, जैसे गाइडलाइन है भाई 50% या 1/3 सोशल डिस्टेंस, 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस करके आप काम ले सकते हो। तो अभी फिलहाल ये है कि उनको पलायन से रोकना है, सरकार को चुनौती है और थोड़ा ज्यादा मुस्तैद प्रशासन को काम करना पड़ेगा। एक तो उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका काम शुरू हो गया, आपको काम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, यहाँ मान सम्मान मिलेगा, आप यहाँ रहिए, काम करिए, आपके बच्चों को, आपकी शिक्षा को, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और उनको प्रॉपर अगर वो काम नहीं मिलता है, मान लो एक दिन काम नहीं करता, तो उसकी सैलरी दी जाए, मालिक दे, उद्योगपति दे या सरकार दे। दूसरा, जहां तक उद्योगपतियों का सवाल है, उद्योगपति भी चाहे वो छोटा है, बीच का है, या छोटा है या बड़ा है, देखिए इनको भी थोड़ी सी सहूलियत सरकार को देनी पड़ेगी, तभी तो काम हो पाएगा। 2 महीने से इनका काम नहीं चल रहा है, बैंक का सर्कुलेशन बंद है, तो सरकार इनको कुछ सब्सिडी दे, कुछ बिजली पानी में राहत दे, कुछ दूसरी और सुविधाएं दे, तो इनको भी जरूरी है। और उद्योगपतियों का सबसे जरूरी काम यह है कि गाइडलाइन जरूर माने, नहीं तो कोरोना की कई जितनी मेहनत की है सारी बेकार हो जाएगी, फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। ठीक है, काम के लालच को छोड़ के कि ज्यादा काम ले और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और जो गाइडलाइन है उनको मास्क वगैरह की। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त इंडिया के हिसाब से। इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लाइफस्टाइल भी, अगर हम मजदूरों की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि, या माइंडसेट की बात करें तो वो एक ऑल टुगेदर एक अलग जोन है, अलग माइंडसेट है, अलग लाइफस्टाइल है, उनके पास कमी है, स्कैसिटी है बहुत सारी चीजों की, चाहे इंफॉर्मेशन की बात कर लीजिए या उनके लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लें। तो क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त आप, उद्योग धंधे चालू किए जाए या नहीं? गौरव जी, ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। यहाँ पर इंग्लैंड की सरकार, दूसरे देशों की सरकार के पास भी यही समस्या है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक पल्मोनरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के क्लिनिकल डायरेक्टर के रोल में यहाँ इंग्लैंड में हम लोग फरवरी से कोरोना वायरस के मरीज देख रहे हैं। बहुत मरीज देखे हैं, बहुत ठीक हुए हैं, बहुत की मृत्यु भी हुई है। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा है। हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन के मेजर रिलीज हो रहे हैं, अभी कम हो रहा है लॉकडाउन, वो सिर्फ एक वजह से हो रहा है, अर्थव्यवस्था की वजह से। हमने कोरोना वायरस पे जीत अभी नहीं पाई है। ये सबसे जरूरी बात याद रखनी पड़ेगी पूरे विश्व को। ना इसकी अब तक कोई मेडिसिन प्रूव हुई है, ना आज की डेट तक कोई वैक्सीन प्रूव हुई है, ट्रायल चल रहे हैं, ना अब तक इसके कोई एंटीबॉडी टेस्ट ऐसा है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इन सब पे ट्रायल चल रहे हैं, हमारे पास इसका तोड़ नहीं है इस वायरस का। ये बात बहुत जरूरी है, दिमाग में रखनी पड़ेगी। लॉकडाउन को स्लो करने का, पार्शियल रिलीज का चैलेंज यहाँ की सरकारों के पास भी है, उन पर भी दबाव है अर्थव्यवस्था का। लोगों की रोजगारी खत्म हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और भारत के यहाँ चुनौतियां ज्यादा है, हम मानते हैं। और इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, अगर जो जनता जिनके पास ये ऑप्शन है, जो घर में रह सकते हैं, जिनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर कम से कम वो लोग इस एडवाइस को फॉलो करें और याद रखें कि अभी कोरोना वायरस पर जीत हमने नहीं पाई है, ये कुछ महीने चलने वाला है,
और जो दूसरे लोग हैं जिनके लिए रोजगारी के लिए बाहर जाना, अर्थव्यवस्था के लिए काम करना जरूरी है, हमें उनको काम करना देने ही पड़ेगा। एक स्टेज पर आकर वो स्टेप लेना ही पड़ेगा और उनको सपोर्ट, उनका साथ देगी जनता, वो जो घर में रहेगी। अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे तो इस वायरस का भयंकर रूप देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर भी, कहीं पर भी पूरी दुनिया में इसको अभी कंट्रोल नहीं किया हमने। इसीलिए हमारे पीछे अभी थोड़ी देर पहले माननीय स्पीकर ने इन्होंने कहा कि फेज लॉकडाउन जो है वही एक सबसे अच्छा तरीका है। और जैसे ही फेज लॉकडाउन आएगा, इसमें जनता का साथ ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक वर्ग जो है हमारी जनता का, वो घर में आसानी से रह सकता है। एक दूसरा वर्ग है जिसे बाहर जाना ही है, जिसके लिए रोजी रोटी बहुत जरूरी है। उनको सपोर्ट करें, अपने आप घर में रहकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके। ये जश्न मनाने का मौका नहीं है, हमने कोरोना वायरस से जीत नहीं पाई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये आपने बात कही है कि भाई ये ना सोचे नेहरा साहब कि अगर काम धंधों के लिए थोड़ी बहुत छूट मिल गई है तो छुट्टी मनाने लग जाएं और खुशी मनाने लग जाएं कि अरे चलो हमने कोरोना को हरा दिया जी। अभी कोरोना को नहीं हरा पाए हैं हम। ऐसे में नेहरा साहब, क्या ये तय किया जाए कि कौन कौन से उद्योग धंधों को छूट दिया जाए, या ये कहा जाए कि भाई जिसकी भी फैक्ट्री है, मान लीजिए किसी चीज की, हो सकता है वो एसेंशियल गुड्स में नहीं आता हो, लेकिन उसके लिए तो एसेंशियल है कि उसका धंधा चले, उसके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उसके लिए तो एसेंशियल है कि वो फैक्ट्री फिर से ऑपरेट होना शुरू करे। देखिए गौरव, बहुत सारे पहलू हैं इसमें, और मैंने इस पे बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत चर्चाएं की हैं। यहाँ तक कि मैंने एक किताब भी लिखी है इस पे, आपको ध्यान होगा, इंटरनेट पे है। तो मैंने एक ही पाया है कि इसमें पूरे संसार के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के पास इससे लड़ने की कोई दवाई नहीं है, ये तो सबको पता है। अगर उनके पास है कुछ तो वो है डेटा, यानी आंकड़ों से इस बीमारी से लड़ा जा रहा है। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात निकल के आई मेरे सामने कि एक शब्द बार बार इस डेटा में प्रयुक्त हुआ है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। कि एक देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को ये बीमारी हो जाए, उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और वो पार पा जाएगा इसका। और इस हर्ड इम्यूनिटी का, हालांकि ग्रेट ब्रिटेन में भी इन्होंने सोचा था कि हम हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग कर ले, लेकिन कैजुअलिटी वहां बहुत ज्यादा होगी तो वापस लेना पड़ा ये मामला। लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जो है, वहां पे इसमें स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी को अपनाया और उन्होंने ये किया कि कुछ भी बंद नहीं किया, लॉकडाउन किया ही नहीं उन्होंने मॉल खोले रखे, उन्होंने बाजार, डिस्को थे, पब वब जितने भी थे, और जो अपनी जवान पॉपुलेशन थी, यंग, उनको कहा कि आप बाहर जाइए। उसका असर ये हुआ कि अकेले स्वीडन में 4000 के आसपास कैजुअलिटी हुई, मारे गए। और साथ वाले जो दो देश हैं, नॉर्वे है और दूसरा फिनलैंड है, वहां पे कैजुअलिटी 800-900 के आसपास है अभी। तो स्वीडन वाले ये तर्क दे रहे हैं कि हमने अपने ज्यादा लोगों को मरवा तो दिया, लेकिन ये कैजुअलिटी अब धीरे धीरे थम जाएगी, लेकिन जो साथ दोनों पड़ोसी देश है उसमें धीरे धीरे हमारे लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब मेरी बात समझे, मरेंगे तो वहां भी उतने ही, लेकिन वो धीरे धीरे मरेंगे। लेकिन ये कुछ भी प्रूव्ड नहीं है, ये प्रूव्ड नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सारी की सारी जो लड़ाई है वो डेटा बेस्ड है। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। तो अब हम ये कहें कि लॉकडाउन को कितना खोलें कितना ना खोलें, ये तो एक भगवान ही जाने, लेकिन डेटा जो है वो ये है कि मरे तो ये जरूर आदमी, लेकिन वो कैसे मरेंगे, कितने मरेंगे, किस स्पीड से मरेंगे, ये भगवान जाने। तब रही बात आपकी, अगर मान लिया लॉकडाउन खुलता है, देखिए हम अगर हरियाणा की बात करें तो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है उद्योग धंधों को खुलने में। हरियाणा का जो मेनली जो इंडस्ट्रियल हब है वो एनसीआर है, क्योंकि मेरे ख्याल से 40% के आसपास जो रेवेन्यू है वो यहीं से जनरेट होता है हरियाणा का,
जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, कुंडली जो सोनीपत का है वो मेन हब है। अच्छा, हुआ क्या था कि दिल्ली में 1997-98 में पोल्यूशन के कारण काफी सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था दिल्ली सरकार ने। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली की वो यहां शिफ्ट हो गई थी। और उसके बाद सीलिंग हुई थी दिल्ली में 2004 के आसपास की बात आपको ध्यान हो, तो उस टाइम भी काफी सारी इंडस्ट्रीज हरियाणा में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन इंडस्ट्रीज तो शिफ्ट हो गई, जो उनके मालिक थे वो दिल्ली में ही रहे। अब मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव, फरीदाबाद, कुंडली ये जो एरिया है एनसीआर में है, एनसीआर में है, तो वहां आने जाने में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा था नहीं उनके लिए। आधे घंटे का रन था, 1 घंटे का रन था। अब भी वो अप डाउन कर रहे थे। अब दिक्कत क्या हो रही है उनके आगे कि दिल्ली बॉर्डर बिल्कुल बंद है, सील कर दी गई, सील है। उनकी इंडस्ट्री तो है हरियाणा में, मालिक है दिल्ली में, लेकिन इंडस्ट्री बिना मालिक के नहीं चल सकती। तो सरकार को यह भी देखना पड़ेगा जो मालिक दिल्ली में बैठे हैं उनको कैसे लाया जाए, क्योंकि दिल्ली की तो पुलिस को भी नहीं आने दे रही हरियाणा सरकार। तो एक बड़ा चैलेंज है ये, तो इससे भी निपटना होगा हरियाणा को। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चुनौतियां। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चुनौती आपने बताई है। बिल्कुल, इसमें न सिर्फ मालिक, बहुत बड़ा तबका जो वहां काम करता है वो भी दिल्ली से अप डाउन करते हैं। हम वैसे तो चर्चा कर लेंगे, सरकार भी कर लेगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा भी करेंगे कि क्या एक बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फैक्ट्री मालिकों के पास कि वो अपने मजदूरों को हमेशा के लिए अपना बना लें। मतलब इस वक्त जब आपदा आई थी, अगर वो थोड़ा बड़ा दिल और दिखाते तो हमेशा के लिए मजदूर उनके कायल हो जाते। क्या वो गंवा दिया मौका इंडस्ट्रियलिस्ट ने? ये एक बड़ी बात है जो हम ब्रेक के उस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। सोमवीर जी, मजदूरों को रोकने के लिए ठीक है, सरकार के अपने कोशिशें हैं, सरकार के अपने प्रोमिसेस होंगे, वादे होंगे, लेकिन क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जिन्होंने इन मजदूरों के दम पर ही चांदी कूटे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाया है, बड़े हुए हैं, छोटे से बड़े और बड़े और बड़े और बड़े हुए हैं इन मजदूरों की मेहनत से ही, इनके पास ये मौका था कि इस लॉकडाउन में मजदूरों का दिल जीत ले हमेशा के लिए। 50-100 मजदूरों को रोज खाना खिलाना, उनको रखना, उनको वेतन देना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए। गौरव जी, आपकी बात 100% सही है कि ये बहुत बड़ा वक्त था, वो लोग परेशानी में थे। उद्योगपति के पास इतना होता है, वो उसी वक्त उनको कहता यहीं रुकिए, यहीं मैं खाने का प्रबंध करता हूँ, यहाँ रुकने का प्रबंध करता हूँ। अगर आपके पास घर नहीं है तो वो रहने का प्रबंध करता, अगर वो किसी मकान में रह रहे थे तो उसका किराया, खाने का खर्चा देने की छोड़ देता। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। दूसरा मैं जो कहना चाह रहा हूँ गौरव जी, वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवी और जहानवी, तो ये एक संदेश था कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइनों की आदत डाल लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की आदत डाल लीजिए, काम हमने करना है। उनको पता था, उन विशेषज्ञ और जो डॉक्टर साहब और जो वैज्ञानिक है कि ये लंबा चलेगा, तो ये प्रोसेस होना था। ये उद्योगपतियों को जो मालिक थे उनको उस वक्त समझना चाहिए था। ये आम आदमी समझ चुका था कि ये काम लंबा चलेगा और काम चलना है। तो दूसरी बात सबसे जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये मालिक उस वक्त इस बात को समझ लेते और अपने मजदूरों को, तो अब वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल गया होता और काफी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता। और आज ये समस्या जो सरकार के सामने है, मजदूर के सामने है, उनके परिवारों के सामने है, वो नहीं आती। देखिए इससे एक मिनट, उससे हुआ ये कि अगर वो ये जो मजदूर गए, पलायन कर गए, वो बीमारी लेकर भी गए, और अब अगर वो उन्हीं को वापस लाओगे तो कुछ बीमारी लाने के भी चांस है, तो अच्छा होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको बहुत तायद करता हूँ। ठीक है गुलिया साहब, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि जो मजदूर यहाँ से चले गए हैं
ठीक है, पलायन जो कर रहे हैं, अभी जो नहीं गए हैं, आप उद्योग धंधे खोल रहे हैं, उनको ये उम्मीद जगा रहे हैं कि नहीं अब काम मिल जाएगा, अब काम शुरू होगा। लेकिन जो मजदूर चले गए हैं, बड़ी तादाद में लोग गए हैं, उनको वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? गौरव जी देखिए, इसमें जो सीजनल बिजनेस की कंपनीज है वो लेबर तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो सीजनल चीजें हैं वो उसका हमारा जो त्योहार है वो अगस्त तक खत्म हो जाता है, तो वो नहीं आएगा। बाकी जो रेगुलर है, जो 12 महीने इंडस्ट्री चलती है, वो लेबर आ सकता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है इस इंडस्ट्री पे, उसको अपने मालिक पे ट्रस्ट है, उसको पता है कि 12 महीने नौकरी रहेगी। बट सीजनल बिजनेस पे बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ है, और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज गए हैं, जो लेबर गया है, वो सीजनल बिजनेस से ही गया क्योंकि सबके दिमाग में ये खबर डाली गई थी कि ये 4 महीने 6 महीने चलेगा, और 4-6 महीने जो सीजनल बिजनेस कभी भी सर्वाइव नहीं करता। तो उस डर की वजह से लोग हमारे देश में इधर के उधर गए हैं। अगर उनके दिमाग में डर नहीं होता तो वो नहीं जाते। तो जो खाने का डर है और जो रहने का डर है वो उनको मार गया। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि अगर उनके मालिकों ने, सब लोग नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, अपने मजदूरों को, अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव भी किया है, बहुत अच्छे उनको फैसिलिटीज भी दी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि इस वक्त इंडस्ट्रीज शुरू हो जाए अगर, तो खतरा क्या क्या है और कितना है? अगर सिर्फ मास्क लगा के और दूरी बना के इंडस्ट्री शुरू हो जाए तो उसमें खतरा कितना है, और अगर बंद रखें तो ये तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्या और कोई उपाय भी हो सकता है? क्या हो सकता है? गौरव जी, आपने जैसे पहले कहा, ये बड़ा चुनौती वाला विषय है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो जो आज तक नहीं हुआ है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम मेजर करेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो इसमें सबसे जरूरी जो बात बनती है वो कॉमन सेंस है, जो नॉर्मल समझदारी की चीज है वो करनी पड़ेगी। अगर जैसा मैंने पहले कहा, किसी उद्योग को खोलना है रोजगारी के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अगर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडेंस फॉलो हो पा रही है, तब उसका नतीजा अच्छा रहेगा। अगर उस उद्योग में सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडेंस नहीं हो पा रही है, तो वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा वायरस को ही जन्म दे रहे हैं। अगर वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और विकल्प ही नहीं है, और किसी ने कहा, अभी पीछे मीडिया पे पढ़ रहा था, इस वायरस के साथ जीना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल सही है, बट हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। जीना है तो लड़के जीना है इस वायरस के, हार मानकर नहीं जीना पड़ेगा। और हमारे भारत में एक सबसे बड़ी जो चीज है भारत के पास, वो हर जगह दुनिया में नहीं है। और ये जब भी आपातकालीन का जितना भी साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें ये कहा जाता है कि एक कॉमन फोर्स चाहिए इस टाइम। तो इंडिया के पास वो है। आप जिस भी धर्म के हो, भरोसा अपने भगवान पर वो रखें, वो बहुत जरूरी है। पर ये भी कहना कि भगवान ही आके अब तो बचा लेगा, भगवान की मर्जी है, होगा तो देखेंगे, उस एटीट्यूड से, उस व्यवहार से हम इस पर जीत नहीं पा सकते कोरोना वायरस के ऊपर। भगवान में विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, बट पालन करिए नियमों का। इसके लिए जाना जरूरी है उद्योग में, उसे काम करने दीजिए। और अगर जिसका जाना नहीं जरूरी है, उसको जाकर कहिए, क्या कर रहे हो आप यहाँ नहीं होने चाहिए। जब तक ये मानसिकता नहीं आएगी लोगों के बीच में, तब तक पूरी तरह जीत पाना इसके ऊपर बहुत मुश्किल होगा। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा गौरव जी, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि कोई मरीज को, किसी पेशेंट को होता है कोरोना वायरस, तो उसे कलंकित मान लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो माइंडसेट है, ये भारत में ही नहीं है, दूसरे देशों में भी है। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। एक हमारे साथी ने भी कहा, हर्ड इम्यूनिटी, कुछ आने वाले सालों में हम सबको ही होने वाला है कोरोना वायरस, और 80% लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो आप उनको ऐसा ना माने, कलंकित करके उनको शर्मनाक उनके लिए सिचुएशन बन जाती है, वो ठीक नहीं है। आप सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। उसको कलंकित करने की बजाय अगर आप सब लोग
हम सब लोग मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो करें, उससे ही जीत मिलेगी। जिसको जाना है उसे जाने दें, जिसके लिए जरूरी है रोजी रोटी, उस उद्योग को खुलने दें, उसे जाने दें, बहुत जरूरी है, नहीं वो भूख से मर जाएंगे। ठीक है, वह बहुत से लोग जिनके नहीं जरूरी है उन्हें नियमों का पालन करना ही करना पड़ेगा गौरव जी। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ जरूरी चीजें जो है वो चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए दर्शकों के लिए। वैक्सीन पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है, हम सब जानते हैं, लेकिन अब तक नहीं बना है। लेकिन एक जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो पहले भी इस्तेमाल हमने दुनिया ने, डॉक्टर्स ने किया है कई बीमारियों पर, प्लाज्मा थेरेपी का इसमें कोरोना में कितना सक्सेस आपको लगता है आपके यहाँ मिली है? गौरव जी, अगर आप लिटरेचर देखें साइंटिफिक, जब भी कोई ऐसी महामारी आती है प्लाज्मा थेरेपी एकदम से आ जाती है पहले दिन। तो लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, हर कंट्री में ट्रायल चल रहे हैं, पर आज की डेट तक ऐसा कोई नतीजा नहीं आया है जिसके अनुसार हम कह सके कि प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। ना पिछली महामारियों में ऐसा हो पाया, और एक कारण ये होता है कि जब तक आप टेस्ट करने लगते हैं, महामारी जो केसेस हैं वो इतने कम हो जाते हैं, पूरी तरह टेस्ट ही नहीं हो पाए हैं। तो शायद इस बार कुछ उम्मीद है कि जहाँ कुछ जगह कम हुए हैं केस, दूसरी जगह बढ़ रहे हैं, अगर ये ट्रायल कोऑर्डिनेट होके ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर चल रहा है तो हो सकता है उससे नतीजा पता लग पाए। तो बहुत पिछले महामारियों में ऐसा हुआ कि जब तक अनुसंधान रिसर्च स्टार्ट होती है केस ही खत्म हो जाते हैं। तो इस बार थोड़ी उम्मीद है, पर आज की डेट में हम नहीं कह सकते कि प्लाज्मा थेरेपी 100% काम करती है। ठीक है, उसका कोई और ऐसा मैंने पहले का सेम वो वैक्सीन के लिए है, और कोई भी जो रूमर्स है, मिथ है फैले हुए हैं समाज में कोरोना वायरस के, वो बड़े जरूरी हैं उनको उनसे ज्ञान लेना। बहुत सारे मिथ हैं, पर एक बात है, इसका इलाज अब तक नहीं आया है। बहुत सी रिसर्च चल रही है कोऑर्डिनेटेड लेवल पे, WHO है, इंडिया है, दूसरे देश इन्वॉल्व हैं, और इस बार उम्मीद है कि आएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। पर जब तक सबको धैर्य रखना है, जब तक सोल्यूशन नहीं मिलता है तब तक धैर्य रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। नेहरा साहब, एक चीज बताइए कि जो इंडस्ट्रीज खुल रही हैं वहां क्या ये मैंडेटरी करने की जरूरत आपको लगती है कि जो मजदूर आ रहे हैं उनका पहले टेस्ट होना ही चाहिए और उसके आधार पर ही उनको काम, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में है। बिल्कुल गौरव, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था। ये बहुत जरूरी है कि हर मजदूर का टेस्ट हो, क्योंकि अगर एक भी मजदूर पॉजिटिव हुआ तो पूरी फैक्ट्री को बंद कर देगा वो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे दूध में जामन लगता है तो दही जम जाती है, थोड़ी सी दही काम आ जाती है, तो वही स्थिति यहाँ पे है। तो ये जो रैपिड टेस्ट है ये बढ़ाने होंगे। अभी क्या है कि पूरे देश में 80,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं, ठीक है ना, और ICMR ये कह रहा है कि जल्दी हम 1 लाख टेस्ट करने लग जाएंगे। अगर कैलकुलेशन करें, मैं कई बार कहता हूं तो 35 साल लगेंगे हर एक का। तो ये स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम हरियाणा में तो बढ़ाएं इसको। हरियाणा में 1 लाख अगर टेस्ट होने लग जाए तो काफी हद तक चीजें काबू में आ जाएंगी। और रही बात, आपने, अब मैं उस पे आऊंगा लौट के, आपने कही मजदूरों का पलायन, कि उद्योगपति चाहें, पूंजीपति चाहें तो ये रुक सकते थे। आपको इस पूरी घटना के तह में भी जाना पड़ेगा कि उद्योगपतियों की क्या दिक्कतें हैं। अगर पिछले 15 साल का इतिहास उठा के देखें, कम से कम NCR का, तो मजदूर और उद्योगपतियों के बीच का जो रिलेशन है वो 5 बार ऐसा हुआ है कि बहुत विकट परिस्थितियां सामने आई हैं। पहले अगर देखें तो वो झटका लगा था 2005 और 6 में, उसमें मनरेगा स्कीम लेके आई थी केंद्र सरकार। मनरेगा में क्या हुआ कि ज्यादातर मजदूर चले गए थे फैक्ट्रियां छोड़ छोड़ के, क्योंकि उनको गांव में ही पैसे मिलने लग गए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ आके क्या करना है, पहला झटका लगा 15 साल पहले। उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ खेल हुए, तो कॉमनवेल्थ खेल के नाम पे दिल्ली और NCR में बहुत बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था, दिल्ली पुलिस और स्थानीय राज्यों की पुलिस के हिसाब से। तो उनका उद्देश्य ये था कि कोई आपराधिक तत्व ना पकड़ा जाए। तो उसमें क्या था कि हर एक व्यक्ति का आई कार्ड और जो डॉक्यूमेंट वो देखा जा रहा था। तो मजदूरों ने ज्यादातर ने ये सोचा है कि तुम्हें ये पकड़ने के लिए आए हैं, तो रातों रात खाली हो गया था NCR, वो पलट के वापस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यार इससे बेहतर है कि हम वहीं रहें जहाँ पे। तीसरा जो आया वो नोटबंदी का आया था, आपने 2016 में देखा। नोटबंदी से सारा उद्योग धंधे ठप हो गए थे,
और उद्योगपतियों ने कह दिया था कि हम चला नहीं सकते बिना पैसे के, क्योंकि सारा काम करेंसी में ही हो रहा था। 2-3 महीने बंद रही तो उसके बाद भी वो वापस नहीं आए। उसके अगले साल जीएसटी आ गई। जीएसटी में जो छोटे छोटे उद्योग थे, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जिनको कह सकते हैं, वो बंद होगी, उनके मजदूर भी चले गए। अब फिर ये कोरोना आ गया, कोरोना है ये झटका, तो ये झटके पे झटके इतने लगे हैं तो यहाँ पे मजदूर निश्चित तौर पे कम हो गए हैं। ठीक है गुलिया साहब, क्योंकि ये आखिरी कुछ मिनट है, क्या सजेशन है सरकार के लिए? गौरव जी, सरकार अच्छा कदम उठा रही है और धीरे धीरे फेजेस वाइज इनको खोलना पड़ेगा। कोई भी फेज इनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इनको धीरे धीरे एफएनबी भी खोलना चाहिए। आईटी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी ऑटो भी काफी अच्छा जंप ले रही है। इनको धीरे अभी एफएनबी भी खोलना चाहिए और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको भी खोलना चाहिए ताकि वो ना मरे, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर मरेगा तो वो धीरे धीरे लेबर्स पे भी अफेक्ट करेगा, इकोनॉमी पे भी अफेक्ट करेगा। तो इन्हें लिमिटेड गाइडलाइंस के साथ हर सेक्टर को खोलना चाहिए। ठीक है, सोमवीर जी, सजेशन क्या है सरकार के लिए? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा जी। देखिए गौरव जी, सरकार को चाहिए उद्योगपतियों को ध्यान रखना चाहिए, वो छोटा बड़ा है, उसको सब्सिडी है, बिजली पानी का बिल है या कुछ आर्थिक मदद दे। उद्योगपतियों को चाहिए सोशल डिस्टेंस और मास्क का यूज करके अपने मजदूरों को बुला के या जितने भी हैं उनको एक तो उनकी रहने की खाने की गारंटी हो, दूसरा उनको आत्म सम्मान दो, उनको विश्वास में लो कि यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये देखिए घड़ी संकट की घड़ी है, इसमें मजदूर भी अकोमोडेट कर लेगा, करनी चाहिए। और उद्योगपति या छोटे बड़े उनको भी, सरकार को भी थोड़ा सा इन पर नरम व्यवहार करके, लीनियंसी बरत के इनको पलायन से वापस आके और ये उद्योग शुरू करना है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगा। अर्थव्यवस्था के बगैर देश नहीं चलता, ना कितना दिन चलेगा। ठीक तो मेरा कहना यही है कि अपील है कि ये तीनों संस्थाएं मिलके और ये ऐसा करें कि उद्योग शुरू हो। देखिए खेती तो चल रही है, खेती तो कटबत थोड़ी कम ज्यादा चल रही है, लेकिन उद्योग ठप हो गया है, इसको चलाने के लिए ठीक है, इसको चला के रखने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था बहुत सहायक है, 35 तो जरूरी है। ठीक है, नेहरा साहब, आपका सुझाव? मेरा सुझाव यही है कि टेस्टिंग हो और उसके बाद फैक्ट्रियां खुलें, क्योंकि अगर बिना टेस्टिंग के खोल दी तो फिर ये स्थिति आने वाली है। 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आए, इससे बेटर ये है कि एक जोन खोले, लेकिन टेस्ट करके खोले, टेस्ट करके खोले। और फिर दूसरी बात यह है कि एक एरिया ले लो आप, 1 किलोमीटर की पेरीफेरी में, उसका सभी का एक दिन टेस्ट कर दो और उसको इस तरह कर दो कि ये ना बाहर आए ना अंदर जाए कोई। तो इस तरह की अगर चीजें करेंगे फेज वाइज, तभी इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी आपसे 1-2 सवाल है कि जैसे बीपी टेस्ट करने के लिए घर में आज इक्विपमेंट है, जैसे शुगर टेस्ट करने के लिए घर में आज इक्विपमेंट है, कोई ऐसा ही टेस्ट घर में कर पाए कोरोना का इंसान? क्या ऐसी कोई किट, ऐसा कोई टेस्ट आ जाए तो बहुत हद तक परेशानी दूर हो जाए, अगर कुछ ऐसा इन्वेंट कर पाए सब लोग मिलके? अभी वही गौरव जी, बहुत देशों में ये चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। एक टेस्टिंग किट है फलूदा करके, तो वो भारत के वैज्ञानिकों ने भी बनाई है। पर अब सब इन टेस्टिंग किट्स का प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी लेवल। तो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी कितनी करेक्ट है वो, उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो अभी नहीं है, आएगी, आने वाले टाइम में कुछ महीनों में आएगी। इसीलिए संयम और धैर्य का समय है ये। आज की डेट में मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, पूरे दुनिया में अब तक ऐसा नहीं कुछ हो पाया है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें 5 to 10% नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। तो टेस्ट में अगर ग्रीन भी आ रहा है, वहां पर भी खतरा रहता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब तक बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की ऐसी किट नहीं आई है, बहुत सी सरकारें, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो आएंगी। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूंगा गौरव जी, कि मैसेज है अपने प्रदेशवासियों को, हाथ धोएं, अपने बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें। और दूसरा है, इस जब केसेस बढ़ते हैं हर देश में, मानसिक मनोबल पर उसका असर पड़ता है, मरीजों पर, नॉर्मल जनता पर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, सबका मनोबल बढ़ाएं। आपको सब्जी वाला दिखता है,
आपको गांव में किसान है, आपके डॉक्टर हैं, हमें मिलकर ही ये जीतना है ये लड़ाई। ये यही बहुत काम बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट किया। मैसेज डॉक्टर साहब आपने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका और बाकी सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जंग जो जारी है, इस जंग को लड़ना भी है, कोरोना को ललकारना भी है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जाके उसको सीधे सीधे नहीं लड़ना है आपको। तो उससे जितना दूर भागेंगे उतना जीत पाएंगे। लेकिन इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ सरकार कर रही है, लेकिन इसमें हमारा और आपका रोल महत्वपूर्ण है कि घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूर रहें, तो ही इकोनॉमी भी पटरी पे आएगी और हम और आप भी बचेंगे। यानी कि जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।